नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेगी या समाजवादी पार्टी बाजी पलट देगी या कांग्रेस और बसपा पिछले चुनाव के खराब प्रदर्शन के उलट इस बार कोई चमत्कार कर पाएगी। भले इन सवालों का सटीक जवाब 10 मार्च को मिलेगा, लेकिन अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसियों के ओपिनियन पोल अभी से अपने अपने दावे करने लगे हैं। मगर चुनाव के पहले ऐसे कई ओपिनियन पोल देखने को मिलते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो समीकरण कुछ अलग होते हैं। इस बार के ओपिनियन पोल के दावे कितने सटीक बैठते हैं ये तो 10 मार्च के नतीजे के दिन पता चलेगा। आज हम अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल पर ही बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो हम एग्जिट पोल के हम आपको ओपिनियन पोल की चीजें दिखाएं, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि 7वें और आखिरी चरण का चुनाव मतदान थम गया है, प्रचार वोटिंग हो गई है, आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी जो लोग मतदान केंद्रों में हैं वो लाइन में लगकर खड़े हुए हैं और पिछली बार की अपेक्षा माना जा रहा है कि ज्यादा नहीं तो लगभग उतनी ही वोटिंग होगी। यूपी में अभी तक 54% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। आजमगढ़ में 52%, 3-4, भदोही में 54%, चंदौली में लगभग 60% वोटिंग की खबरें मिल रही हैं। जौनपुर में 53.55, मऊ में 55.05, मिर्जापुर में 44.93 और बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लगभग 53% वोटिंग की खबरें वहां से हमको मिल रही है, जो हम दर्शकों को आपको बताते जा रहे हैं। ये भी बता रहे हैं हम कि लाइन में लोग खड़े हुए हैं, वोटिंग कर रहे हैं और चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे और अनादि टीवी आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे तेज विश्लेषण के साथ आपके साथ मौजूद रहेगा 10 मार्च को। तो आजमगढ़ की बात कर लें, जो कि अखिलेश यादव जहां से सांसद थे, चंदौली में मतदान हुआ है, तो कह सकते हैं अखिलेश यादव के साथ साथ अपना दल, निषाद दल, सुभाषपा और बीजेपी ऐसी तमाम सारी बड़ी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बनारस में 52.79% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लखनऊ में आखिरी चरण, लखनऊ से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण 7 चरणों में चुनाव होना था, 403 कुल सीटें और पिछली बार बीजेपी ने 325 से ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार इलेक्शन माना जा रहा था एक तरफा होगा, लेकिन समय के साथ साथ हम देखते रहे थे चुनाव है वो बाइपोलर हो गया था। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि बसपा कहीं सीन में नहीं है, लेकिन मायावती ने जैसे हमने उम्मीदवार उतारे थे उसने एक संकेत दे दिया था कि जिन सीटों पर वो बहुतायत में आदि दलित वोटर है वहाँ उनकी पकड़ मजबूत है और 10 तारीख को पता लगेगा कि मायावती का गेम प्लान कितना सक्सेस हुआ। इस पूरे चुनाव में हमने देखा प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्होंने लड़की लड़ सकती का कैंपेन दिया, 40% महिलाओं को वोटिंग सीटें उम्मीदवारी दी उन्होंने। लेकिन जिन जिन महिलाओं को उन्होंने पोस्टल गर्ल बनाया था इस कैंपेन की, वो 3 महिला नेत्रियां उनका साथ बीच चुनाव में छोड़कर चली गई थी। तो आज के चुनाव की कुछ हाईलाइट है। जौनपुर की हम बता दें, मऊ मुख्तार अंसारी का गृह क्षेत्र है, 5 बार से विधायक थे, इस बार उनका बेटा चुनाव में। मिर्जापुर जहां पर माना जा रहा है जैसा अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री है, अपना दल की अध्यक्ष है और बीजेपी के साथ हैं, वो चुनाव उनका प्रभाव कितना है वो हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बनारस की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी को कोई उल्लेखनीय सफलता आजमगढ़ में नहीं मिली थी और अखिलेश यादव यहाँ से सांसद बने थे। पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके साथ ही कई सारे मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई थी 7वें चरण में। और जो उम्मीद की जा रही थी कि वोटिंग परसेंटेज शायद बढ़ सकता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में रोड शो किया, प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और उसी रात अखिलेश यादव भी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर निकले थे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जिन जिलों में वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, सबसे कम वोटिंग परसेंट अभी तक बनारस का है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के 7वें चरण की बात करें तो 54% वोटिंग वहाँ हुई है, लगभग 55% भी वोटिंग अभी हुई नहीं है। हो सकता है 1-2% का वोटिंग में हम उसमें अंतर देख सकते हैं जब फाइनल आंकड़ा आएगा, क्योंकि कई सारे पोलिंग सेंटरों पर भी लाइन लगी हुई है, लोग अपने वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है 1 से 2% का ज़्यादा अंतर ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होगा नहीं। और जो पिछली बार वोटिंग हुई थी उससे भी कम वोटिंग कई जगह पे हुई और कुछ जगह पर वोटिंग ज़्यादा हुई है। अब ये देखना होगा कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग कितनी बढ़ी है, शहरी इलाकों में कितनी बढ़ी है या कितनी वोटिंग घटी है, महिला वोटरों ने कितने वोटिंग की है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे। तो कह सकते हैं चंदौली में लगभग 59.55% वोटिंग हुई है, जौनपुर में 53.55, मऊ में 55.04, मिर्जापुर में 54.93,
बनारस में 52.79% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव थे। बीजेपी 4 राज्यों में सत्ता में थी और पंजाब में कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन बीच चुनाव में कलह हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू वो अपने पक्ष में चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और वो खुद अपनी सीट पर फंस गए थे। जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया है, शिरोमणि का अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया, उनके साथ वो कांटे की लड़ाई में फंस गए थे, लिहाजा ज़्यादा उन्होंने प्रचार नहीं किया। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दलित चेहरा थे और कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनके सहारे वो फिर से सत्ता वापसी हो सकती है उनकी, क्योंकि मध्य हिंदुस्तान के कुछ ऐसे राज्य हैं जो हिमाचल है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, दिल्ली पहले ऐसे हमने देखा है, या पंजाब की हर 5 साल में सत्ता पलटती है। लेकिन हमने ऐसा दौर भी देखा है कि दिल्ली में 3 बार हमने देखा शीला दीक्षित, 2 बार अरविंद केजरीवाल हैं। हम अगर पंजाब की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी लगातार 2 बार सरकार में रहे थे। इसके बाद जब सरकार 2017 में गई, कैप्टन अमरिंदर ने 77 सीटें जीती थी और कांग्रेस की वहाँ सरकार बनी थी। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब जो है आपको ले चलेंगे सीधे जो नतीजे, हम आपकी जो रुझान, या हम कह सकते हैं कि जो ओपिनियन पोल में क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ छुपा है ओपिनियन पोल में, तो वो हम आपको बताएंगे कि ओपिनियन पोल क्या कुछ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है। क्या साइकिल चलेगी, कमल खेलेगा, हाथी दौड़ेगा, या पंजा अपनी पुरानी स्थिति में रहेगा, या थोड़ा सा स्थिति में सुधार करेगा। ये बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब है। उत्तराखंड की हम बात करें, क्या सत्ता परिवर्तन होगा? जब बीजेपी ने जल्दी जल्दी 3 मुख्यमंत्री बदले तो क्या उसका कुछ फायदा वहाँ होता नजर आ रहा है बीजेपी को? पंजाब में कांग्रेस ने बीच चुनाव से कुछ समय पहले एक बड़ा रिस्क लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, चरणजीत सिंह चन्नी को दलित चेहरे के तौर पर कमान सौंपी, कांग्रेस ने पूरी ताकत भी झोंकी। ये बात हो रही है कि उनके कई सारे नेता इस चुनाव में बीच से उनको छोड़कर गए, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री रहे कुछ चेहरे ऐसे भी थे, वो लोग उनको छोड़ गए थे। मनीष तिवारी जैसे चेहरे लगातार उनके खिलाफ थे। लेकिन क्या चन्नी का जादू चला है? क्या बीजेपी ने जो एक नया गठबंधन किया कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ, उसको कुछ फायदा होता दिख रहा है? और क्या ऐसी स्थितियां बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, या किंग मेकर की स्थिति में कैप्टन अमरिंदर, बीजेपी और उनके सहयोगी दल आएंगे? एक संभावना यह भी है कि अगर सीटों का गणित ऐसा उलझता है तो क्या फिर से शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर की पार्टी मिलकर सरकार बना सकते हैं? ऐसे तमाम सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे हमारे सहयोगी के साथ। लेकिन इसके पहले हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे एक एक करके कि कौन सा एग्जिट पोल चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें देता नजर आ रहा है। जी हाँ, मणिपुर की बात करें 60 सीटें हैं मणिपुर में। पंजाब की बात करें हम तो पंजाब में भी हमने देखा 117 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी और बम्पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। बीजेपी को 325 से ज़्यादा सीटें उनके सहयोगियों को मिली थी। उस समय सुभाषपा जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है वो उनके साथ लड़ी थी। इस चुनाव में वो अखिलेश के साथ चले गए। 3 बड़े चेहरे ओबीसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्मपाल सैनी बीच चुनाव के समय वो छोड़कर चले गए थे और ये कहा था कि बीजेपी में दलितों की, पिछड़ों की सुनवाई नहीं है। तो ये कितना उसका इफेक्ट आया होगा। और जिस चरण में आखिरी चरण का चुनाव हुआ 7वें चरण में, वहाँ सबसे ज़्यादा जो छोटे दल थे, अपना दल है, सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, अपना दल कमेरावादी पार्टी है, उसका क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा, इन सबको भी हम देखेंगे। तो ओपिनियन पोल के नतीजे में आपको एक एक करके बताते जा रहे हैं कि कौन सी एजेंसी का ओपिनियन पोल किस पार्टी को किस राज्य में, 5 राज्यों में कितनी सीट देता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। गोवा में कांग्रेस के साथ टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगाया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी। और पंजाब जबकि 5 कोड़ी मुकाबला था, वहाँ के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं ओपिनियन पोल के हिसाब से। या उत्तर प्रदेश जहाँ सबकी नज़र, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता, माफ़ कीजिए, दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता। हमने देखा था कि 2014 में 73 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हमने देखा था कि 2019 में एक बड़ा गठबंधन सपा बसपा ने किया था और कहा था कि बीजेपी को धूल चटा देंगे, लेकिन 63 सीटें बीजेपी फिर भी जीतने में कामयाब रही थी।
बसपा को 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। कांग्रेस को एकमात्र सीट रायबरेली मिली थी और अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। ये उस वक्त की बड़ी खबर थी। क्या प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए कुछ माहौल बदला है? क्या ओपिनियन पोल कह रहे हैं? हम आपको एक एक करके जो एजेंसी ओपिनियन पोल करती जा रही हैं, क्या कुछ वो कह रही हैं, किस पार्टी को कितना सीट दे रही हैं, कितने वोट शेयर दे रही है, ये हम आपको बताएंगे। और ये बता दें कि जो भी पार्टियां ओपिनियन पोल करती हैं वो प्लस माइनस की बात करती है। कोई एजेंसी कहती है कि +3% हो सकता है, -3% हो सकता है, कोई 5% की बात करती है। कई सारे एग्जिट पोलों में ये बताया जाता है कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है। ऐसे तमाम सारे वीआईपी सीटें हैं जिन पर सबकी नज़रें होंगी। इन सब का हाल भी हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे। तो इस समय हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। पिछली बार भी हमने देखा था गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी, लेकिन वो किंतु परंतु में उलझी रही और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। इस बार भी उत्तराखंड में चुनाव के पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड में डेरा डाल चुके हैं, तो संभावना कुछ कुछ जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि जो इंडिया टीवी का सी वोटर्स है वो ये बता रहा है 2017 के नतीजे कि बीजेपी को 155 से 167 सीटें मिलेगी, लेकिन ठीक डबल सीटें बीजेपी को मिली थी। इंडिया टुडे एमआरसी ने 185 सीटें दी थी बीजेपी को। टाइम्स नाउ ने 190 से 210 सीटें दी थी। इंडिया टुडे ने 251 से 279 सीटें, न्यूज़ 24 चाणक्य ने 285 सीटें दी थी और जो एवरेज था वो 228 सीटों का था। इसी तरह समाजवादी पार्टी को सब कोई हमने देखा इंडिया टीवी और सी वोटर्स 135 से 147 सीटें दे रहा था। इसके साथ ही हमने देखा टाइम्स नाउ वो 110 से 130 सीटें दे रहा था। एबीपी न्यूज़ और सीएसडीएस 156 से 169 सीटें दे रहा था और कुल मिलाकर एवरेज 144 सीटें मिल रही थी, लेकिन उनका जो साइकिल है वो 47 पर जाकर रुक गई थी। अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा को इन सारे एग्जिट पोल में ओवरऑल जो एवरेज बताया हम तो 67 सीटें मिलती दिख रही थी, लेकिन हम देख रहे थे कि 2 दर्जन के आसपास बसपा का हाथी जाकर थम गया था। और कांग्रेस को एवरेज 8 सीटें दी जा रही थी और सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया टुडे ने, माफ़ कीजिए, इंडिया टीवी और सी वोटर्स ने उनको दी थी 8 से 20 सीटें, लेकिन कांग्रेस 2 अंकों में भी उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंची थी। तो ये डाटा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कई बार जो वोटर के मन में क्या होता है एजेंसियां या बाकी लोग पढ़ नहीं पाते, और जो वोटर समझदार होता जा रहा है, वोटर चुप होता जा रहा है, वोकल नहीं है, वो उसको ये पता, वो अपने वोटिंग के पहले अपना एजेंडा सेट कर लेता है कि उसको किस पार्टी को वोट देना है, किन मुद्दों पर वोट देना है। लेकिन मोटे तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था। विपक्ष की ने कहा था कि कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है वो उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था। इसके साथ ही जो लाभार्थी एक बड़ा वर्ग था वो एक बड़ा मुद्दा एक वर्ग के लिए था। लेकिन कुल मिलाकर कई सारे ऐसे मुद्दे थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये विपक्ष जो है शुरुआती दौर में उसको लेकर ढंग से कर नहीं पाया था। लेकिन धीरे धीरे जो बढ़ता गया कारवा, और हम देखते रहे कि चुनाव बायपोलर होता गया। इसी को समझेंगे आपको हम एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं, जो आंकड़े एग्जिट पोल के वो भी बताएंगे। इसके साथ हमारे जो एडिटर इन चीफ है प्रकाश भटनागर, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से भी बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास, 7 चरण में हमने देखा अलग अलग मुद्दे थे। जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई तो कहा गया था कि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसी बॉर्डर पर चुनाव हुआ। टिकैत ने, भले ही राकेश टिकैत ने किसी को समर्थन दिया नहीं है, लेकिन ये कहा गया था कि जो जाट और मुस्लिम वोटरों का एक कॉम्बिनेशन, जो विनिंग कॉम्बिनेशन जिसको कहा जाता था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमने देखा था कि 14, 17 और 19 में वो जाट वोटर बीजेपी के साथ गया। 22 में कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी बीजेपी को पस्त कर देगी। दोनों दलों ने फोकस किया, एक जाट मुस्लिम एकता पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का फोकस था, और बीजेपी की कोशिश थी कि थोड़ा सा ध्रुवीकरण हो जाए या कम से कम जाट मुद्दों के आधार पर सहित बीजेपी के साथ जाए। और इसीलिए किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्होंने जो कृषि कानून है जिसको लेकर विवाद था, 1 साल आंदोलन चला, उसको वापस ले लिया था। तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के नतीजे आपको लग रहा है इससे कुछ प्रभावित होंगे? देखिए मनोज जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही उलझा हुआ है। असल में जब
चुनाव की शुरुआत नहीं हुई थी तो एक बड़ा स्पष्ट सा मैसेज था कि बीजेपी वहाँ पर सरकार रिपीट कर लेगी। जी लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, जी प्रकाश जी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, आप इस बात पे गौर करेंगे कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फाइट देती नजर आने लगी। लेकिन मैं आऊंगा आपके पास, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। ब्रजेश जी, यही सवाल आपसे भी है। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फाइट दे पा रही है? चुनाव चतुष्कोणीय है, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। 3 दशक का जो 3 दशक का जो इतिहास है, जो वो तो यही कह रहा है। वो तो यही कहता है। लेकिन इस बार जो देख रहे हैं हम, जिस तरह से मतदाताओं का रुझान देख रहे हैं, मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर जो हो रही है, उसकी वजह है कि कानून व्यवस्था का है मुद्दा है, कोरोना काल की परिस्थितियां भी रही हैं, और जो जातिगत समीकरण है उनमें कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो जातिगत समीकरण और ध्रुवीकरण जो हुआ था, उसका फायदा बीजेपी को मिल गया था। लेकिन उस समय इस बार के चुनाव में हमने देखा वैसा ध्रुवीकरण नहीं हुआ कि हिंदू बनाम अन्य वर्ग के माध्यम में हो जाए। वैसा ध्रुवीकरण ना होने का एक खामियाजा कहीं ना कहीं लग रहा है, भाजपा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, या जो कोरोना काल की परिस्थितियां रही हैं, बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, इनको विपक्ष ने तेजी से उठाया और जातिगत समीकरण साधने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश की। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा था कांग्रेस के साथ, हमने देखा। लेकिन इस बार जो उनका छोटे छोटे दलों से जो गठबंधन हुआ है, वो गठबंधन हम देख रहे हैं कि पिछली बार भाजपा को बड़ा फायदा दे गए। तो एनडीए का जो गठबंधन है, 325 सीटों पे मनोज जी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। और एक खास बात और थी ब्रजेश जी, हमने देखा कि जब समाजवादी पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई या बसपा ने, तो दोनों दलों को उस समय 30 और 32% के आसपास वोट मिला था। लेकिन बीजेपी ने बेंचमार्क ऊंचा कर दिया। आप देखिए कि विधानसभा में 2014 के लोकसभा में 40% से ज़्यादा वोट लाए, 2017 में ज़्यादा वोट आया, और 2019 में जब हम देख रहे थे सपा बसपा का विनिंग कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, तो बेंचमार्क बीजेपी ने 51% कर दिया था। तो देखिए मनोज जी, इस बार भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं आया। 2017 के थोड़ा 0 पॉइंट में ही आएगा, 2-3% का समझ लीजिए आप, तो वो कोई ज्यादा है नहीं है, मतलब 1-2% भी ऐसा अंतर नहीं आया। तो ये जो महिला वर्ग जो बाद में निकला, जो पहले कह रहे थे वो वोट बैंक किधर जा रहा है, हमने महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है सुरक्षा का एक मामला रहता है। तो देखा उत्तर प्रदेश में महिलाएं किस तरफ जा रही हैं, या वो लड़की हूं लड़ सकती हूं उस तरफ प्रभावित हो रही हैं, ये भी सोचने की बात होगी। और सियासत में जो मुद्दे रहे हैं, चाहे वो किसान मुद्दे रहे हैं, या आप देखिए बेरोजगारी का मुद्दा, लास्ट में जो 7वें चरण में हमने देखा किस तरह से बेरोजगार युवकों ने नारे लगाए, लेकिन वो कितना असरकारक होगा ये देखने की बात होगी। इस बार भाजपा भी कह रही कि हम जो पिछला रिकॉर्ड है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। खुद योगी आदित्यनाथ मान रहे हैं कि हाँ हम बहुमत में रहेंगे, लेकिन हम जो 325 का आंकड़ा पिछली बार हमने छू लिया था उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं मनोज जी कि पिछली बार भी जब केंद्र सरकार की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तो जब वो दोबारा सत्ता में, ऐसी एग्जिट पोल भी सारे फेल हो गए थे। और 2017 के एग्जिट पोल के जो हमने अपने दर्शकों को अभी बताया है कि किस तरह से जितने भी एग्जिट पोल थे, सिर्फ 2 एग्जिट पोलों में सिर्फ बहुमत बताया जा रहा था, वो भी 280 सीटों तक, लेकिन 325 तक पहुंच गई थी बीजेपी। इससे पहले के जो 4 अन्य जो सर्वे हुए थे, एग्जिट पोल हुए थे, उनमें खिचड़ी सरकार बताई जा रही थी, मतलब ना समाजवादी पार्टी को ना भाजपा को बहुमत दिया जा रहा था। दोनों की टक्कर पिछली बार भी हम देख रहे थे। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह के आंकड़े पिछली बार दिखाए, जिस तरह से बताया गया कि बसपा को कितनी मिलेंगी सीटें, उतनी नहीं मिल पाई। बसपा सिर्फ हम देख रहे थे कि वो 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, और जो एसपी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो 47 पर आकर रुक गया था। जबकि वहां हमने देखा था 150-165 तक उनको जो सर्वे हुआ था एग्जिट पोल में, उनको इतनी सीटें दी गई थी कई एग्जिट पोल में, और सबसे कम 27 सीटें भी दी गई थी। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का टक्कर पिछली बार भी थी और इस बार भी है। लेकिन जो एग्जिट पोल की हम जो बात करने जा रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल होते हैं, लेकिन कई बार वो फेल साबित हो जाते हैं। पिछली बार भी 2 एग्जिट पोल में सिर्फ बहुमत दिया गया था, वो भी 325 नहीं दिया गया था, 285-280 से ज्यादा किसी ने सीटें नहीं दी थी। तो ये मतदाता आज की तारीख में मौन रहता है, वो मत का अपना प्रयोग करता है, तो वो अपनी सुविधा देखता है कि उसे कितना हित हुआ है, कितना फायदा हुआ। जो हितग्राहियों की हम बात करते हैं, सीधे बेनिफिट की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। प्रकाश जी के पास ले सर, आपने जैसा शुरुआत में कह रहे थे, ये चुनाव नया कह सकते हैं, मुद्दे नए थे, कुछ जरूर कृषि कानून और बाकी ऐसी चीजें थी, तो क्या आपको लग रहा है, क्योंकि वैसे तो 10 तारीख को आ जाएंगे नतीजे, पिक्चर क्लियर हो जाएगी जी?
उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जिस माहौल के अंदर चुनाव हुआ है, बड़ा विचित्र सा है कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक ध्रुवीकरण जैसा माहौल होगा, बाद में लगा कि पूरा जातिवाद के ऊपर बढ़ गया। जब जातिवाद के ऊपर जो जातिवादी समीकरण बाद में चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने सेट किए, जो मुझे लगता है कि 2017 में जो बीजेपी ने किया था उसको अखिलेश यादव ने कॉपी किया इस बार, वो छोटे छोटे उन दलों को जोड़ा अलग अलग तरह से। लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी उससे कितना आगे निकल गई है, ये इस चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा आपको कि ये चुनाव ये साबित करेगा कि वहां का वोटर जातिवाद में बंटकर वोट दिया। ये चुनाव ये साबित करेगा कि वहां पर जो लोगों को सरकार से फायदा हुआ, जो डायरेक्ट हमने देखा कि 2 साल तक कोरोना काल के अंदर लोगों को मुफ्त में अनाज मिला, और एक बड़ी आबादी 15 करोड़ लोगों को इसका गैस फायदा। कनेक्शन जो मोदी सरकार का वो था, मकान बनाने के लिए पैसा, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो थी, सीधा लोगों के खाते में पैसा जा रहा था, चाहे वो किसानों के खाते में 6,000 रुपया हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का कोई असर है, या लोगों ने जातियों में बंट के वोट किया है, या लोगों ने हिंदू होके वोट दिया। देखिए, एक तो बहुत सीधा सा वहां पर जो दिख रहा है कि 5 साल के बाद अल्पसंख्यकों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट किया है। वो वोट पहले भी किया था, 2-5% वोट अल्पसंख्यकों का भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन जो अल्पसंख्यकों का वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा गया, या बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बटा, या फिर कांग्रेस ने भी कुछ मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी गया। ये सारी चीजें ऐसी है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगी। ब्रजेश जी, प्रभावित करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कई सारे मुद्दे थे, अलग अलग चरणों में अलग अलग बात की जा रही थी, अलग अलग नए कैंपेन की बात हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे, जैसे हिजाब की बात करें अगर हम, अखिलेश यादव उस पर एकदम चुप थे। और एक और चीज़ थी कि शायद उनको इसका नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि आरएलडी जो सबसे बड़ा सहयोगी था उनके साथ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद आरएलडी के जो उनके नेता थे जयंत चौधरी, बाकी के कैंपेन में इक्का दुक्का बार दिखाई दिए। हम देखें सुभाषपा के जो ओम प्रकाश राजभर है, बीजेपी ने उनके सामने ऐसा कैंडिडेट उतारा कि वो अपनी सीट पर बंद कर रह गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने देखा कि पडरौना जैसी उनको सीट छोड़कर अपनी फाजिल नगर जाना पड़ा। दारा सिंह चौहान जो बड़े चेहरे माने जा रहे थे, जो नोनिया राजपूत ओबीसी में आते हैं, उनको अपनी सीट संकट में दिख रही। तो जो प्रकाश जी कह रहे हैं, जो अखिलेश ने जो समीकरण बनाने की बात कही है, तो जो नेता अपनी सीटों पर फंसे रहे, तो वो अखिलेश के लिए ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं लाइबिलिटी साथ देना हो जाए, कि उनकी वो जवाबदेही तय हो गई, कि जवाबदारी हो गई वो उनकी जगह, कि उनके कारण अखिलेश यादव को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए विनोद जी, जो आपने सही कहा है कि जिससे हम राजभर की बात करें तो राजभर पिछली बार भी 18,000 मतों से जीत पाए थे, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे उस सीट पर, और उनके सामने जो मुकाबला कर रहे थे वो बसपा से थे। और इस बार मतलब वहाँ पे समाजवादी पार्टी तीसरे पायदान पर चली गई थी, लेकिन बसपा के वही कैंडिडेट इस बार बीजेपी ने उतारा है। तो निश्चित तौर पर वो वहाँ फंस गए हुए हैं, क्योंकि 18,000 के मार्जिन से जीत पाए थे। और जब वो कैंडिडेट पहला चुनाव तभी जीते जब वो बीजेपी के साथ आए, वरना वो चुनाव जीते नहीं थे। तो आप देखिए कि राजभर बनाम राजभर चल रहा है वहां पे, और जो उम्मीदवार उतारा है भाजपा ने, वैसे इसी तरह से सारे जितने भी उनको छोड़ के गए उनको उसी सीट पर फंसाने की कोशिश की है, वहीं रोकने की कोशिश की गई है, ताकि वो अपने जातिगत वोट बैंक की, जिनकी बदौलत उनकी पूरी राजनीति चलती है, उस वोट बैंक को प्रभावित ना कर पाए। तो ये सारे फंसे रहे लोग वहां पे, जितने भी गए हैं भाजपा से छोड़कर, वो अपनी सीट तक सिमट कर रह गए और अपनी खुद की बचाने में लग गए। तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं, इससे अखिलेश को प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि अखिलेश के लिए वो उतना प्रचार नहीं कर पाए, उतने वोटर नहीं जुगाड़ पाएंगे जो उनकी समाज के हैं, जिनके वो नेता बनते हैं, कि उनको एक तरफ समाजवादी पार्टी में वोट डलवा दें, क्योंकि वो एक क्षेत्र तक सीमित होकर रह गए और वहां से बाहर निकले हैं तो इक्का दुक्का बार ही निकले। रही बात मनोज जी, जो बात कह रहे हैं हम कि जो जातियों के चक्रव्यूह में फंसा रहता है उत्तर प्रदेश, इस बार एक अलग चीज भी देखने को मिली है। जातियों से ऊपर भी हमने देखा है सीधे जो बेनिफिट मिलता है, जो सीधा लोगों को फायदा मिल रहा है। लोग ये बात तो कहते हैं कि हाँ, पहले से ज्यादा बेहतर सरकार है। यदि जमीनी हकीकत हम देखें कि पहले से ज्यादा सुधार भी है, तो तुलना भी करते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो क्या हालात होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो महिलाओं ने खामोशी से वोट डाला, जो आपने हिजाब की बात की थी, हिजाब का मुद्दा आपने देखा कि इतना प्रभावी नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, उसे उठाने की कोशिश की है ओबीसी ने। ओबीसी भी इस बार मैदान में है, लेकिन वो कितना मुस्लिम वोट काट पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जी भी कह रहे हैं, और लंबे समय बाद ऐसा कि समाजवादी पार्टी एक मुश्त जो है समाजवादी मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल नहीं नजर भी आ रहा है, लेकिन देखिए उसको काटने की कोशिश भी गई है। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा
ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, ओबीसी मैदान में है, और समाजवादी पार्टी इस बार इस तरह से खुलकर उनके फेवर में नहीं आई, चाहे हिजाब का मामला हो, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं और अन्य दल कह रहे हैं, यदि हम अखिलेश की बात भी करें कि बसपा बी टीम के रूप में काम कर रही, तो बसपा का अपना कोर वोट बैंक है। यदि हम कहें कि मायावती उतने तेजी से चुनाव प्रचार में नहीं गई, उतना अभियान जैसे बाकी के लोगों को देखा हमने, कांग्रेस का देखा, समाजवादी पार्टी का देखा, बीजेपी का देखा, लेकिन वैसा कोई रोड शो करते मायावती नहीं दिखी। लेकिन मायावती की स्टाइल ही है, उसका फिक्स वोट बैंक है, वो प्रचार करने एक जगह जाए चाहे दो जगह जाए। आगरा के बाद देखिए आप, उन्होंने वैसी रैलियां नहीं की है, लेकिन उन्होंने जो पॉकेट है उनके, उनमें प्रचार किया है। तो वो वोट बैंक यदि वो अपना ले गई तो इसका निश्चित तौर पर नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को। वो अपने वोट बैंक बरकरार रखते हैं। हमने पिछली बार भी देखा कि गठबंधन के बावजूद उनकी सीटों में ज्यादा वो अंतर नहीं होता, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। तो उसका वोट बैंक है वो बसपा का, जो मायावती का, वो इस इधर से उधर नहीं जाता, वो उसका फिक्स वोट बैंक फ्लोट नहीं होता। लेकिन प्रकाश जी एक और चीज हम देखें, अगर इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए जो आप भी कह रहे हैं, जो बाकी सारे विश्लेषक भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिला है, लेकिन जो बसपा ने कैंडिडेट उतारे हैं मुस्लिम, या जो कांग्रेस ने, तो जिन चेहरों को उतारा है तो उनके पीछे उनका अपना एक वोट बैंक तो होता ही होगा कि वो अपनी जाति बिरादरी में, अपनी उसमें कि 10, 15, 20 हज़ार उनके फिक्स वोटर होते होंगे, तो ये वोट तो वो लेकर गए होंगे। तो इसका नुकसान, क्योंकि जब आप इतना चौकोनी मामला देख रहे हैं, कई सारी सीटों में मार्जिन बहुत कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ऐसे चौंकाने वाले नतीजे उसके दिख सकते हैं। निश्चित तौर पर बड़े, जब चतुष्कोणी मुकाबला है और सभी दलों ने अपनी ताकत लगाई है, तो चुनाव के नतीजे बड़े नजदीकी हो सकते हैं। क्योंकि चुनाव के अंदर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि कोई बहुत स्पष्ट लहर कहीं नहीं दिख रही है। हम वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो ये हो रहा है, सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंट पिछले 2017 की तुलना में 2 या 3% कम हुआ है। लेकिन आप एक बात पे गौर करें कि जो 2012 में इलेक्शन हुआ था और 2017 में जो हुआ था, तो 17 में 10% वोट ज्यादा हुआ था। उस 10% ज्यादा वोट में से 2% वोट कम हो रहा है या 3% वोट कम हो रहा है। तो अब इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि वो किसके पक्ष में है? यानी कि मतलब जो मतदान बढ़ा था वो मतदान स्थिर रहा है। मतलब आपको 2%, 3% कमी जो हुई है, तो आप 17 की तुलना में मतदान को स्थिर कह सकते हैं, तो 12 की तुलना में तो आपको बढ़ा हुआ ही मानना पड़ेगा। तो अगर जब आप उसे बढ़ा हुआ मान रहे हैं, तो अब ये सबसे बड़ी, आप उसको किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे कि इसका किसको फायदा मिलेगा? एक आम धारणा है कि जब वोट परसेंटेज सामान्य रहता है तो माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है। जब मतलब जो सरकार के प्रति जो आक्रोश होता है वो जनता खुल के व्यक्त करती है। तो हम देखेंगे कि 2017 में समाजवादी पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश में जो आक्रोश था वो 10% बढ़े हुए वोट के साथ में दिखाई दिया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार बल्कि 2% वोट कम हुआ। फिर अब आप जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये योगी सरकार के फेवर में है। लेकिन फिर हम गौर करेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटा गया, तो उसमें यादवों का वोट निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पास गया, मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बटा, बाकी अदर्स जातियों का, बोले ब्राह्मण नाराज है, अब ब्राह्मण नाराज है तो ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया या बहुजन समाज पार्टी को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया। तो जो नाराज वोट है वो बीजेपी का निश्चित तौर पे बटा हुआ है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोट है, प्लस उसने जो जातियों के, छोटी छोटी जातियों के समीकरण बनाए थे, जिस आधार पे इस बार अखिलेश ने अपने आप को टर्न आउट किया है, तो वो अखिलेश उसे स्वाभाविक तौर पे लाभ में बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे? देखिए एक बहुत बड़ा मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ प्रकाश जी। रिपब्लिक भारत का जो एग्जिट पोल है, प्रकाश जी, रिपब्लिक भारत का जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 263 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 123, बीएसपी को 11, कांग्रेस को 5 और अन्य को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यानी अगर इसको हम मान लें तो लगभग 60-70 सीटों का नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है, 60-62 सीटों का। और बसपा बहुत अच्छा करने के बाद भी 125 सीटों तक जाकर सिमट गई। यानी अगर उनको सरकार बनाना थी इसी आंकड़े के साथ तो 80 सीटों की और जरूरत थी। और बसपा का प्रदर्शन, जैसा कि पहले माना जा रहा था कि और नीचे आया है, और कांग्रेस जिसके बारे में कहा जा रहा था, प्रियंका गांधी कह रही थी सरकार बनाएंगे, लेकिन वो फिर डबल डिजिट में पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। और अगर इसी को माना जाए तो इसको कैसे देखा जाए?
इस देखिए मनोज, आंकड़े अभी को। हाल आपने जो ये दिखाया है, ये एग्जिट पोल का जो नतीजा दिखाया है, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि अखिलेश यादव बहुत बाद में चेते और बाद में चेत के वो एक मुख्य विपक्षी दल और अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हुए, लेकिन इतनी ताकत नहीं बढ़ा सकते हैं कि सरकार बना ले। तो और उसका दूसरा, फायदा जिस यहाँ तरह पे के दिख रहा है। एग्जिट पोल पिछली बार एग्जिट देखे पोल थे के हमने अंदर दिख प्रकाश रहा जी, है। सेम वैसे ही आ रहे हैं। जो यदि हम बात करें तो पिछली बार 2017 में भी इसी तरह के आए थे एग्जिट पोल के नतीजे, कि यदि हम कहें ऐसी संभावना जताई गई थी कि भाजपा को इतनी मिलेगी, एसपी को इतनी मिलेगी, बीएसपी को इतनी मिलेगी, तो संभावना वैसी ही दिख रही है पहले जैसी। लेकिन एक चीज और है ना, उन एग्जिट पोल में भी किसी ने समाजवादी पार्टी को बहुमत के आसपास भी नहीं दिखाया था, ये भी उसकी खासियत थी। जी लेकिन प्रकाश जी। देखो एक बात और भी है कि ये जो एग्जिट पोल है, करेक्ट एग्जिट तो नहीं होता, लेकिन एक दिशा दिखा देता है मतलब बिल्कुल कि चुनाव परिणाम किस दिशा में जाएगा। निश्चित तौर पर। तो ब्रजेश जी किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें बसपा की बात करें तो सबको पता था कि बायपोलर चुनाव हो गया है, ये बीजेपी और कांग्रेस में मेन लड़ाई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो बसपा का जो कोर वोटर था जाटाऊ और बाकी जो अन्य दलितों में तो बीजेपी ने पेट बना ली थी, तो वो जाटर वोट कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ और इसीलिए इस टैली में हमको ये दिख रहा है कि बसपा 11 पे, क्योंकि वोटर समझदार हो गया। वो जो जाटाऊ वोटर है वो यादवों के साथ कभी नहीं जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के राज में अगर होता है वो जाटवों का होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब मायावती का शासन रहा है तो जाटवों ने जितनी एफआईआर कराई उनमें सबसे ज़्यादा जो जिनके खिलाफ हुई वो यादव हैं। तो शायद वो जाटव वोटर इतना समझदार हो गया है 2022 में कि उसको ये पता है कि किस सीट पर अगर बहन जी का हाथी नहीं चल पा रहा है तो उसको वोट कहाँ देना है। देखिए मनोज जी, अगर 5 साल इसको में हम यदि मानें तो। यदि एग्जिट पोल के कोई संभावना को देखें कि इस तरह के नतीजे आने वाले हैं, तो 5 साल में गंगा में बहुत सारा पानी बह गया। जो जातियों के आधार पर वोट दिलते थे, उत्तर प्रदेश में पढ़ते थे, वो कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रहे हैं। चाहे हम यदि किसानों की बात करें तो किसान एक समूह में नहीं है, वो भी जातियों में बटे हुए हैं। यदि यादव एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर यादव यदि एकजुट होकर एक तरफ जा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि राम मंदिर की बात होती है तो एक हिंदू हो जाते हैं सारे। फिर चुनाव की बात होती है, जो आप कह रहे हैं किसानों का, हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा है कि जो लोग वहाँ किसान थे साथ मिलके जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर वो जैसे अपने क्षेत्र में पहुंचे तो वो सैनी हो गए, वो जाटव हो गए, वो जाट हो गए, वो गुजर हो गए। लेकिन हमने देखा है मनोज जी, 2017 की बात करें हम या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, देखिए आप जातियों से हटकर लोगों ने वोट दिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 5 साल बाद अब वो जातियों में जो बटे हुए थे उसकी जो जातिगत राजनीति की जो धार थी वो कमजोर पड़ी है इस चुनाव में? हमें ये देखने को भी मिल रहा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि 263 बीजेपी को मिल रही है। यदि एक रिपब्लिक की हम बात करें तो इस तरह के नतीजे पिछली बार भी हमने देखा था मनोज जी कि 251 से 279 और चाणक्य ने 285 दिए थे। मतलब 2 ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने की दावा किया था कि ये बहुमत में आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद इंडिया टीवी के सी वोटर्स का जो सर्वे था 155 167 सीटें दी थी बीजेपी को। इंडिया न्यूज ने, एमआरसी ने 185 दी थी, टाइम्स नाउ ने और बीएमआर ने 190 210 दी थी, एबीपी न्यूज और सीडीएस ने 164 176 दी थी। लेकिन इंडिया टुडे और सिर्फ न्यूज 24 और चाणक्य ने ही कहा था कि बीजेपी की सरकार बहुमत में आ रही। पिछली बार भी हम देख रहे हैं इसी तरह के नतीजे बताए गए थे, एग्जिट पोल में आया था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी बहुमत में नहीं आ रही है। लेकिन 3 राज्यों के अभी तक मोटे मोटे जो एग्जिट पोल आए प्रकाश जी, 2-3 एग्जिट पोल जो हम बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पंजाब और उत्तराखंड में सत्ता बदल सकती है, पंजाब में आम आदमी सरकार बना सकती है और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान बताया गया। और इसके साथ ही मणिपुर का कहा गया कि बीजेपी की सरकार बरकरार रह सकती है। लेकिन जिस प्रकार की लड़ाई हमने पंजाब में देखी है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो सरकार बनाने की स्थिति में होगी? देखिए मनोज, पिछला विधानसभा चुनाव याद कीजिए और पंजाब को याद कीजिए, तब भी लोगों ने वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी पंजाब में, और कांग्रेस की सरकार की संभावना लगभग नहीं थी। और यही अधिकतर ने कहा था कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है पंजाब में और सरकार बना सकती है। और इस बार जो अभी हाल हमने आज तक का वो देखा, वो तो बहुत बम्पर जीत दिला रहा है आपको, दिल्ली जैसी जीत दिला रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये एक एग्जिट पोल का एक नतीजा है जिसके बारे में हम बहुत आश्वस्त होकर नहीं कह सकते कि ऐसा नतीजा आएगा। हो सकता है आप वहां की सरकार में आ जाए, क्योंकि वहां पे कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी इन सबको वहां का मतदाता आजमा चुका है। और एक नए विकल्प के तौर पे, एक छोटा राज्य पंजाब भी है, तो एक नए विकल्प के तौर पे चूंकि उसका दिल्ली से बहुत गहरा संबंध है, तो आप ये मान सकते हो कि आपका वहां पर प्रभाव बढ़ा है।
लेकिन क्योंकि हमने देखा था एक- उन्होंने 4 लोकसभा सीटें जीती है वहाँ पे। 4 लोकसभा सीटें जीती है और विधानसभा में भी सीटें जीती थी। बिल्कुल, मुख्य लेकिन विपक्षी सरकार दल हो गए बनाने थे। लायक बहुमत एक अलग चीज है। क्योंकि मतलब कहा आपने ही 14 जाता है में कि से जो 4 जो लोकसभा पंजाब सीटें 3 जीती हिस्सों थी। में, तो केवल मालवा वाला जो हिस्सा है वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है, बाकी 2 साल जो बाकी हिस्सों में ज्यादा उनकी असर वो माना जाता है। जी। लेकिन सट्टा मैं बाजार सबसे भी बड़ी कह रहा बात है ये कह प्रकाश रहा हूं कि ये जी, जो- सट्टा बाजार ये कह जो रहा है कि यूपी एग्जिट में पोल योगी की दिखाया सरकार है बरकरार सरकार- रहेगी। उसके भी एक एग्जिट पोल ही रहते हैं। सट्टा बाजार कह रहा है यूपी में योगी की सरकार बरकरार रहेगी। देखिए अभी ये सट्टा बाजार का गणित भी बहुत ज्यादा वास्तविक होता है। बिल्कुल। कटोरियों का जो नेटवर्क होता है वो मुझे लगता है कि बहुत नीचे और जमीन तक होता है। और इस पर 300 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लगा हुआ है हार जीत पर। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जो हमारे एग्जिट पोल हम बता दें कि पंजाब का बीजेपी को 1 से 6 सीट, कांग्रेस को 24 से 29 सीट, अकाली दल को 22 से 26 और आम आदमी पार्टी को 56 से 61 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि एक ऑप्शन तो ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन से अगर सरकार बनाएगी तो उनके साथ कौन जा सकता है। बीजेपी जाएगी नहीं, क्या कांग्रेस में टूट हो सकती है या अकाली दल, क्योंकि वो अगर अकाली दल उनके साथ जाते हैं तो वो अपना बेस गंवा देंगे, जो कि हमने तमाम सारे राज्यों में देखा है। तो कह सकते हैं कि एक उलझन वाली स्थिति पंजाब में बनती नजर आ रही इस एग्जिट पोल के हिसाब से। प्रकाश जी, TV9 का एग्जिट पोल है ये। इस एग्जिट पोल के हिसाब से 56 से 61 सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी को आ गई, तो मुझे लगता है कि फिर सरकार बनाने की कोई उलझन नहीं है। आम आदमी पार्टी आसानी से सरकार बना लेगी। लेकिन यदि ये सीटें 50 से कम रह जाए और किसी दूसरी पार्टी की भी हो जाए तो निश्चित तौर पर पंजाब अटक जाएगा। लेकिन अगर ये 56 से 61 आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुमत के बिल्कुल करीब है और फिर ऐसी स्थिति में वहां पर सरकार बना सकते हैं। उत्तराखंड में मामला फंसता हुआ नहीं लग रहा आपको, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहा है वो यही बता रहा है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी को 26 से 32 सीटें और कांग्रेस को 32 से 68 सीटें मिलेगी और अन्य को 5 से 9। तो जो हम आप दिन में चर्चा भी कर रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय अचानक उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो शायद बीजेपी को कहीं ना कहीं आभास है कि ये स्थिति बन सकती है, तो इसलिए उन्होंने अपने जो रणनीतिकार है उनको मोर्चे पर लगा दिया। देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से चुनाव लड़ती बहुत प्रोफेशनल तरीके हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के सर्वे हैं और बड़े प्रोफेशनल एजेंसी से वो सर्वे कराते हैं, तो उनको जो अनुमान होता है वो उसके हिसाब से अपनी अगली रणनीति तय करते हैं, इस भरोसे के साथ कि हमारे पास जो अनुमान आया है ये लगभग ऐसा निकलेगा। तो मुझे लगता है कि आज अगर कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है, मध्य प्रदेश के बड़े सत्तावर नेता है, वो अगर उत्तराखंड में गए हैं, इसके पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को 3 से 70 उसके पहले हरियाणा में सरकार हरियाणा में बनाने के हमने उनका दावे की- चमत्कार हरियाणा देखा। में सरकार बनवाई थी, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो निश्चित तौर पे अगर उत्तराखंड के अंदर कहीं पेच फंस रहा होगा और बीजेपी अगर इतनी सीटें ले आती, 30-32 सीटें ले आती है, तो हो सकता है कि वहां पर जोड़ तोड़ कर करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी यदि बीजेपी की सीटें कम हुई और कुछ कम हुई है, 263 तो खैर बहुमत हो गया, 204 सीटें, थोड़ी बहुत सीटें भी कम हुई तो सरकार बीजेपी बनाएगी। फिर चाहे वो जयंत चौधरी टूट जाए, चाहे निषाद पाटिल टूट जाए या राजभर टूट के वापस आ जाए। और एक उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं पार्टी कि के 5 से बारे में लेकर जो 9 राजनीतिक सीटें ऐसी क्षेत्रों आ में- रही हैं जो अन्य को पहुंच रही हैं। और यदि बीजेपी की बात करें हम उत्तराखंड में, तो वो कांग्रेस बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है, लेकिन 26 से 32 फिर भी इनको दे रहे हैं, कांग्रेस को 32 से 38 दे रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि यदि उत्तराखंड में भी ऐसी परिस्थिति हुई तो बीजेपी सरकार बनाने क्योंकि जिन परिस्थितियों में सरकार गिरी हो। दूसरा, इंडिया टीवी ने एक अच्छी खबर उत्तर गोवा के लिए दी है, बीजेपी के लिए, कि बीजेपी प्लस को उन्होंने 19 सीटें दी और कांग्रेस प्लस को 14 और आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट और अन्य के खाते में 6 जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा हमेशा कि छोटे दल या निर्दलीय वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। तो हो सकता है ये जो अन्य 6 हैं इनके आधे के भाग्य में हो सकता है मंत्री पद लिखा हो। देखिए तो राजयोग होता है मनोज, हमने देखा रामविलास पासवान हमेशा 2-4 सांसदों की पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अधिकतर सरकारों के अंदर ऐसी सरकारों में वो मंत्री पद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। तो राजयोग तो बहुत बड़ी चीज है जो किसी भी स्थिति में मिल सकता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है देश के इनको अंदर। बहुत बड़ा जब हम राजनीति देखते विज्ञानी हैं भी कि कह सकते फलाना हैं भी कि भाप अनुप्रिया लेते हैं। पटेल है, 3-4 सांसद है उनके, लेकिन वो केंद्र में मंत्री है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका इंपॉर्टेंस है। रामदास तो ये अठावले तो जो- राज्यसभा से हैं, लेकिन मंत्री हैं। मंत्री है, तो ये राज्यसभा, ये कुल मिला के राजयोग तो एक वाकई में किस्मत का कनेक्शन है।
बिल्कुल। और कुछ जोड़ तोड़ भी तो होता है, जिस तरह हमने गोवा में देखा था पिछली बार कि कांग्रेस सरकार बनाते बनाते चूक कर गई थी, और इस बार तो बिल्कुल पूर्ण बहुमत से मिलता दिख रहा कांग्रेस है के पास एग्जिट पोल में। 17 सीटें थी और बीजेपी 13 सीटें जीती थी, लेकिन हमने देखा उन्होंने पूरे 5 साल सरकार चला ली थी। अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार चल रही है, जोड़ तोड़ की सरकार है, लेकिन सरकार चल रही है। तो आपका गठबंधन का सहयोगी यदि आपके ऊपर वो है, उसका भरोसा अगर आप जीत लेते हो, तो सरकार चलाने में कभी परेशानी नहीं होती। लेकिन वहां तो एक और चीज बात है ना, क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है और कांग्रेस को भी पता है कि अगर वहां से भी निकल गए तो उत्तर प्रदेश बिहार की जो स्थिति है बंगाल की, तो अगर वहां से भी अगर वो साथ नहीं जाते शिवसेना के, वो ऐसे ही गठबंधन है जैसे बीजेपी और पीडीएफ का था पश्चिम वहाँ जम्मू कश्मीर में पीडीपी का, और जो हम देख रहे हैं शिवसेना और कांग्रेस का महाराष्ट्र में, तो ऐसा कुछ आपको पंजाब में होता लग रहा है क्या? ये चुनावी गठबंधन जो है बड़े राजनीतिक विरोधाभासों से भरे होते हैं, और मुझे लगता है कि उनका जो तत्कालिक राजनीतिक हित सज्जा है, जो सत्ता की परिस्थितियां बनती है उसमें जो तत्कालीन राजनीतिक हित सज्जा है, उसके अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आप वहां पर कांग्रेस या अकाली दल के खिलाफ लड़ती रही है, वो हो सकता है अकाली दल के साथ या कांग्रेस के साथ सरकार बना ले, क्योंकि दिल्ली के अंदर वो ऐसा प्रयोग कर चुके हैं, हालांकि वो सफल नहीं हुआ था, और बाद में फिर आपको बार बार पूरा बहुमत मिल गया। लेकिन उत्तर पंजाब के अंदर क्या होता है, ये चुनाव के बाद जब वास्तविक नतीजे आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि राजनीतिक नजरिया जो विरोधी है उनका आपस में एक दूसरे को लेकर कैसे बदलता है। लेकिन एक और चीज हम देखते हैं कि गुजरात की बात करें, बीजेपी एक झटके में नया मुख्यमंत्री ले आती है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल देता है, और कमोबेश इसी स्थिति में जाने की कोशिश कांग्रेस ने भी की। कहते थे कि निर्णय नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत समय पे गलत निर्णय लिया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है पंजाब में। देखिए, मुझे लगता है निश्चित तौर पे कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस का जब केंद्रीय आला कमान राजनीतिक तौर पे कमजोर हो जाता है, तो डिसीजन मेकिंग का जो निर्णय वो भी जो है, आप निर्णय की जो क्षमता है वो भी कम होती है। जब हम अब इंदिरा गांधी के दौर की कल्पना करें, राजीव गांधी के दौर की कल्पना करें, जब कांग्रेस बहुत सशक्त हुआ करती थी, तो एक दिन में मुख्यमंत्री बदल जाते थे, बिना किसी वजह के बदल जाते थे कि सामने वाला राजनीतिक तौर पे ताकतवर ना हो जाए, इसलिए वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिया जाता था। लेकिन आज की कांग्रेस की स्थिति, आज की कांग्रेस की कहानी बिल्कुल अलग है। अब आज की कांग्रेस का आला कमान तो बल्कि राज्य सरकारों पर निर्भर हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस के जो ताकतवर नेता है वो भूपेश बघेल को कह सकते हैं, कमलनाथ ने वो स्थिति खो दी, लेकिन हम उनको कह सकते हैं, अशोक गहलोत को कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अलग अलग जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को ताकत देते, खास करके आर्थिक तौर पे ताकत देते हैं, वो लोग कांग्रेस की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का आला कमान जिस तरह से कमजोर है, उसमें अगर उनने ये निर्णय बीजेपी को देखते हुए भी ले लिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि इस बार विकल्प भी बनते जा रही है आम आदमी पार्टी? जिस तरह से हम एग्जिट पोल देख रहे हैं कि उनको 56 से 61 सीटें मिल रही हैं पंजाब में, तो एक राज्य से उसका दायरा बढ़ रहा है। पिछली बार भी अब देख रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि वो सरकार बना सकती है, ये भी कांग्रेस के लिए घातक है कि उसको दिल्ली से पलायन करा दिया कांग्रेस को। अब उत्तर प्रदेश की वो पंजाब की बारी है। देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर जो सिख बहुल क्षेत्र है, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की पहचान एक हिंदूवादी पार्टी के तौर पे मानी जाती है। तो पंजाब के अंदर आपको इसी चीज का फायदा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक विकल्प नहीं बन पाएगी। वहां पे अकाली दल के साथ गठबंधन करके या किसी इसके साथ में गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी चल सकती है, लेकिन अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का उभार पंजाब में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन प्रकाश जी, अकाली दल को जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें अकाली दल को तो 22 से 26 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 1 से 6 सीटें मिल रही हैं, अन्य को 3 सीटें मिल रही हैं। तो मुकाबला तो कांग्रेस और आप में ही था। आपको 56 से 61 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है, वो अकाली दल से बराबर ही जा रही है, मतलब 24 से 29 सीटें। मैंने जैसा ब्रजेश में बोल रहा हूँ कि वो जो स्थिति बन रही है मनोज जी, लेकिन जो स्थिति बन रही है वो एक तरह से कि कांग्रेस से भी ऊब गए हैं, बाकी के जो दल हैं अकाली से भी ऊब गए हैं, एक विकल्प ढूंढ रही है जनता। यदि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि सबको आजमा चुके हैं, तो
बीजेपी को लाए हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास। यदि नहीं, हम ब्रिजेश दूसरे जी, राज्यों में अगर देखें, अगर अगर आम आदमी पार्टी में उनको विकल्प दिख रहा होता तो शायद ये जो टैली हम दिखा रहे हैं कि ये 70-80 के पार होती। लेकिन हम देख रहे हैं अगर अकाली दल 26 सीटें अधिकतम अगर ला रहा है तो आप ये सोचिए अगर बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी और ये सब साथ मिलकर लड़ते तो शायद ये सीन दूसरा हो सकता था। निश्चित तौर पर दूसरी एक और बात है कि कांग्रेस को अपनी कलह का नुकसान हो रहा है और अकाली दल को इतना फायदा इसलिए नहीं होता नजर आ रहा है क्योंकि बसपा और अकाली दल मिलकर लड़े थे। लेकिन चन्नी जो दलित हैं, जो रामदसिया एक बड़ा वोट बैंक है पंजाब में, पहले दलित मुख्यमंत्री थे, तो शायद जो बसपा और अकाली दल को उम्मीद रही होगी दलित वोट मिलने की, वो उतनी बड़ी संख्या में उनको मिला नहीं है, जिसका नुकसान ये स्टेली में हमको अगर हम कह सके, अगर TV9 का जो फिगर हम बता रहे हैं दर्शकों को तो उसमें दिखाई दे रहा है। वो निश्चित तौर पर ये फिगर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि बाकी का अकाली दल के साथ बीजेपी और हम देखते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी मिलके भी यहाँ कुछ कमाल दिखा सकती हैं। यदि हम देखें तो ये एक तरह से रुझान है कि पंजाब लेकिन में ये भी है ना, आप देखिए 5 बड़े दल थे यहाँ, एक किसानों की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, तो जो 5 कोणी 6 कोणी मुकाबला है तो आप देखेंगे कि जीत हार का अंतर है हमको बहुत लंबा नहीं दिखेगा। उत्तर प्रदेश का आप देखिए जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे 325 में से लगभग 200 के आसपास ऐसे थे जिनका जीत का मार्जिन 30,000, 40,000, 50,000 था। 50 से ज़्यादा ऐसे थे जो 30,000, 25,000, 30,000 से जिनकी जीत हुई थी। लेकिन आपको पंजाब में वो स्थिति आप देखिएगा, हम जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे और जब उनका विश्लेषण हम करेंगे तो वो चीज़ हमको उस टैली में दिखेगी नहीं कि आप देखिएगा कि बहुत नज़दीकी मामले रहे होंगे वहाँ। निश्चित तौर पर जब बहुत कोणीय मुकाबला होता है मनोज जी, कई दल होते हैं और ताकतवर उम्मीदवार होते हैं, तो हम जैसे भी देखते हैं कि 2 दलीय व्यवस्था भी होती है। यदि निर्दलीय ताकतवर होता है तो 3 कोणीय मुकाबला हो जाता है और बहुत कम मार्जिन से जीत हार होती है। और इस तरह से दिलचस्प हो रहा है, जैसे अब पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कांटे का मुकाबला हो रहा है, तीसरे दल भी बड़ा जोर लगा रहे हैं। तो ये बहुत कम मार्जिन से आप देखेंगे बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होंगे कि 100, 200 से 500 से, हमने तो एक 2 यहाँ वोट पे 5 हमने इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा जी। है। प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं ब्रजेश एक चीज पे रुकिए जी। अब आप देखिए कि चाणक्य जो दिखा रहा है उत्तराखंड में बीजेपी को 43 सीटें दे रहा है और वहां पे कांग्रेस को 24 सीटें दे रहा है। तो हर एक एग्जिट पोल, हर एक एजेंसी का एग्जिट पोल डिफरेंट मिलेगा। अभी हाल हम जो देख रहे हैं वो रिपब्लिक का है, अभी दूसरे जब आएंगे उत्तर प्रदेश का तो वो भी हमें भिन्न दिखाई देगी। लेकिन हमने तो देखा अब चाणक्य आप पिछली बार न्यूज़ करीब 24 पहुंचा है चाणक्य का पिछली बार। देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जब उन्होंने 2014 में में बीजेपी को 75 सीटें दी थी जब किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन चाणक्य का वो सर्वे ठीक हुआ है। लेकिन जो दैनिक भास्कर का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि पंजाब में किसी को बहुमत नहीं है। आम आदमी पार्टी को वो 38 से 44 सीट दे रहे हैं, अकाली दल को 30 से 39 सीट दे रहे हैं, अन्य को 26 से 32 और बीजेपी को 7 से 10। तो ये भी बता रहा है कि मामला एक चैनल जरूर दे रहा होगा, कोई एक एजेंसी दे रही है बहुमत के आसपास, लेकिन जो पूरी पिक्चर के लिए हमको इंतजार करना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि केवल पिक्चर अभी तक हम कह सकते हैं कि गोवा की या मणिपुर की है, उत्तर प्रदेश की कुछ हद तक पिक्चर साफ है, लेकिन पंजाब और उत्तराखंड ये ऐसे 2 राज्य हैं जो चौंका सकते हैं। प्रकाश जी देखिए निश्चित तौर पे ये तो एक एग्जिट पोल है और हम जानते हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक नहीं होता है। सटीक तो जब हम 10 तारीख को नतीजे आएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में हो क्या रहा है और ये क्यों हुआ। अभी हम जो अनुमान के आधार पे ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी यार इसके अंदर 2-3 दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वास्तव में क्या है। और अभी यार जो अलग अलग एजेंसी के सारे एग्जिट पोल भी ओपन नहीं हुए। अभी हम कुछ एग्जिट पोल पे पहुंचे हैं, कुछ एग्जिट पोल अभी हाल और थोड़े समय बाद सामने आएंगे और जब सारे एग्जिट पोल आ जाएंगे तो आप उनका जो निचोड़ निकालेंगे तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन वो एक दिशा दे सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 एग्जिट पोल एक दिशा में जा रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि सीटें उस पार्टी की बराबर आए या ना आए, लेकिन ये तो नजर आएगा कि हाँ ये पार्टी सरकार बना सकती है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखा था कलकत्ता के मामले में, पश्चिम बंगाल में देखा था कि बीजेपी को 133 और तृणमूल कांग्रेस को 150 सीटें दे रहे थे, लेकिन फिर जब तृणमूल कांग्रेस की सीटें इतनी ज्यादा हो गई। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पार्टी जो हम जिसे देखते हैं कि बीजेपी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो उनके लिए एक संकेत है कि अगर उनके पास 3 दिन का समय है अभी और बाकी जो दल जो बहुमत के आसपास नहीं पहुंच रहे हैं या जहाँ त्रिशंकु की सरकार की स्थिति है, तो जो लोग उसके आसपास हैं उनके लिए भी 3 दिन का समय है। क्योंकि खबरें पहले से आने लगी थी कि चुनाव के बाद कांग्रेस अपने जितने उम्मीदवार हैं उनको शिफ्ट करने वाली थी राजस्थान,
खबरें आ रही थी आम आदमी पार्टी शिफ्ट कर देगी। तो जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो ट्रेंड एक चलना है, तो वो उसकी शुरुआत शायद इनके बाद जो आप कह रहे थे ना, संकेत सबके लिए, तो उनके लिए भी संकेत है और उनके लिए अवसर भी है। और पिछली तो बार कौन हमने कैसी देखा भी है रणनीति कि बना लेता है। गोवा में किस तरह से कांग्रेस सुस्त रही तो सरकार लेके भाग गई बीजेपी। देखिए, इस मामले में मैं कह दूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है हिंदुस्तान की राजनीति में आज की तारीख में वो सबसे परफेक्ट है। तो एक एक चीज का अनुमान लगा के क्या रणनीति बनानी है, किस समय उसको फॉलो करना है, तो ये एक एग्जिट पोल जो है, आप चाहे उत्तर प्रदेश भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी वो अगर सरकार बनाते हुए दिखेंगे तो अगले 3 दिन में वो उन सारे लोगों से संपर्क कर लेंगे जो किसी भी कंडीशन में उनका किसी वक्त पे काम आ सके, चाहे वो फिर जयंत चौधरी हो जो समाजवादी पार्टी के साथ जो दल लेकिन खड़े हैं, एक और वो प्रकाश जी, अब तक अपना मैसेज मैं आपको सी वोटर का एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि बीजेपी प्लस को वो 262 सीटें दे रहे हैं, एसपी को 119 प्लस दे रहे हैं, कांग्रेस को वो खाता ही नहीं खोल रहा है सी वोटर के हिसाब से, तो और बसपा को 7 से 15 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 2 से 7 सीटें। तो जो पार्टी कह रही थी 40%, जी सबसे इंटरेस्टिंग नतीजा कांग्रेस के लिए है। उत्तर प्रदेश में यदि 0 सीटें आ गई, 5 से 0, तो आप भविष्य में प्रियंका गांधी से क्या कल्पना करेगी कांग्रेस। तो जो हमने देखा पश्चिम बंगाल में भी कि 0 के बाद भी कह सकते हैं कांग्रेस मोक्ष को प्राप्त हो रही है कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि बिल्कुल। कांग्रेस की सीटें 0 है और प्रियंका गांधी की इतनी ताकत लगाने के बाद, इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद, महिलाओं पे फोकस करने के बाद यदि मतदाता ने भरोसा नहीं किया तो ये सबसे मतलब कायदे से अब इसके बाद फिर उसके बाद आत्मचिंतन का भी समय नहीं बचेगा, कांग्रेस के पास आत्मचिंतन का भी समय नहीं बचेगा। और हम ये देख रहे हैं लगातार कि आप जैसे प्रियंका नाम का आखिरी तीर था वो भी चला जाएगा दलित मुख्यमंत्री का, लेकिन ये जो आ रहा है सामने ट्रेंड जो सामने आ रहा है वो आपको कहीं से कहीं तक भरोसा नहीं दे रहा दलितों के अंदर कि दलित आप पे भरोसा करके वापस आपकी सरकार रिपीट कर। लेकिन ये एक खतरा है, हम ये भी कह सकते हैं कि रायबरेली में 2024 में अब अगर सोनिया गांधी लड़ी तो उनके लिए भी है, क्योंकि 2 बड़े जो मजबूत नेता थे उनके राकेश सिंह और अदिति सिंह वो बीजेपी के पास आ गए थे। और अगर 0 अगर आपको सीटें, आपका खाता नहीं खुल रहा है और आधी आबादी आप कह रहे हैं 40% महिलाओं को टिकट दिए थे, सब कुछ आपने किया, इसके बाद अगर ये स्थिति है सी वोटर के हिसाब से, तो ये तो मतलब देखिए कांग्रेस को वहां पे पिछली बार 6 या 7% वोट मिला था मनोज, कांग्रेस को वहां पे 6 या 7% वोट मिला था और प्रियंका गांधी ने जिस तरह की ताकत लगाई, जिस तरह से अपने आप को झोंका, उसमें यदि कांग्रेस सीटें 2-4 ही बढ़ती, लेकिन अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत 10 से ऊपर चला जाता तो मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस के पास एक भविष्य का नेता होता कि जो संघर्ष करके आगे कांग्रेस को बढ़ा सकता था। राहुल गांधी की जो राहुल गांधी नहीं कर पाया वो शायद प्रियंका करती, लेकिन ये जो सी वोटर और चाणक्य मतलब मैक्सिमम इसके नतीजे काफी हद तक सही देखे हमने पिछले जो अतीत के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब बहुत कांग्रेस के लिए बहुत विचित्र स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस पे इस बार बहुत ज्यादा फोकस नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी नहीं किया। उन्होंने वहां पे अपना विरोधी विपक्षी जो है अखिलेश यादव को माना, बिल्कुल वहां पे कांग्रेस को उन्होंने बहुत ज्यादा वजन नहीं दिया इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि तो कांग्रेस के लिए वाकई में आत्मचिंतन का जो वो भी गुजरने का वक्त आ गया। जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर 0 सीट ला रही है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस आत्मघात की तरफ बिल्कुल लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो ब्रजेश जी, 20 साल में जो राहुल गांधी ने टीम बनाई थी युवाओं की, उनमें अब एकमात्र सचिन पायलट उनके साथ हैं, तो अगर ये सी वोटर अगर वो शायद देख रहे होंगे इसके, तो शायद हो सकता है वो भी किसी प्लेन का इंतजार कर रहे होंगे सचिन पायलट भी, कि जिसमें बैठ के वो उड़ जाएं। निश्चित तौर पर हम देख रहे थे कि पिछली बार भी उनका प्लान उड़ा जरूर था, लेकिन टेक ऑफ नहीं हो पाया, सही जगह लैंड नहीं हुआ, ये कह सकते हैं कि उनके पास वो ताकत नहीं थी। आप देखिए यदि हम पंजाब की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि इतनी ताकत लगाने के बाद, और वो भी किसने, प्रियंका गांधी ने खुद, जो गांधी परिवार के नाम पर आज तक कांग्रेस चलती रही है। तो निश्चित तौर पर जो प्रकाश जी कह रहे हैं उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, वो तो आत्मचिंतन के दौर से भी निकल चुके हैं। अब कुछ बड़े बदलाव की जरूरत है कांग्रेस को, या तो एक कह सके कांग्रेस मुक्त का जो नारा दिया है बीजेपी ने उसे गांधी मुक्त कर देंगे तो कहीं कांग्रेस का भला होने लगेगा। नहीं तो आप देखिए कि पंजाब में यदि स्थिति में पहुंचे, वो तीसरे पायदान पे पहुंच गए हैं, तो उनको विचार करना पड़ेगा किस तरह से वो पश्चिम बंगाल साफ हो गए हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश में उनके बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वो 0 पे आ रहे हैं, तो वो चौंकाने वाले हैं इतनी मेहनत करने के बाद। और जो लाखरी का कारतूस था,
जिसपे लोगों को उम्मीद थी प्रियंका गांधी से कि वो आएंगी, मोर्चा संभालेंगी, कमान संभालेंगी, तो कांग्रेस का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन उनकी पिछली नाक बार इंदिरा हमने गांधी देखा था जैसी कि है, तमाम तरह के उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी दोनों के पास कमान थी। दिग्विजय सिंह भी वहाँ पे हमने देखा कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं, प्रभारी रह चुके हैं। लेकिन प्रकाश जी, अगर इसको ऐसे देखें कि छत्तीसगढ़ के नज़रिए से, तो भूपेश बघेल के लिए नतीजे खतरे की घंटी है, क्योंकि उनको पूरी पार्टी ने पूरी तरह से झोंक दिया था, सारे संसाधन उन्होंने जुटाए थे। और मुझे याद है कि उन्होंने कई सीटों पर, जो अमित शाह की भांति नोएडा और बाकी जगह, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया था। घोषणा पत्र में भी उनकी खूब चली वो थी। घोषणा पत्र में भी ये कहा गया था कि जो उत्तर प्रदेश की फ्लैगशिप योजना है वो उसमें शामिल की गई थी, चाहे वो गोबर खरीदने की योजना है, तमाम सारी योजनाएं। तो शायद सिंहदेव तो खुश होंगे इनको देखकर, इस एग्जिट पोल को देखकर तो कम से कम। देखिए, सिंहदेव खुश हो गए मनोज, ये एक अलग बात है, लेकिन भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, बिल्कुल उत्तराखंड के नेता नहीं है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाके प्रियंका गांधी की यदि मदद कर रहे हैं, तो वो क्या मदद कर रहे हैं, ये आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ, पब्लिक भी समझती है। भूपेश यादव की फेस वैल्यू से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई वोट मिलेगा, इसकी क्या आप कल्पना कर सकते हो? क्योंकि ये तो उनकी फेस वैल्यू नहीं बची उत्तर प्रदेश में, ये दिखा रहा है। तो ये भी कहा था कि मतलब जरूरत हुई तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार है उत्तर प्रदेश की। जो गांधी परिवार प्रधानमंत्री से कम की बात नहीं करता, वो मुख्यमंत्री बनने को राजी था। तो मुझे आप ये बताओ कि उसमें भूपेश बघेल का योगदान ये था कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक तौर पर सक्षम राज्य है, केंद्र से भी उसको बहुत पैसा मिलता है, वहां की आर्थिक स्थिति भी ठीक है। तो भूपेश बघेल क्या करके अपनी ताकत बढ़ा रहे थे? वो प्रियंका गांधी की मदद करके छत्तीसगढ़ में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, और ये मौका उन्हें एज ए मुख्यमंत्री मिला था। लेकिन अब जब ये परिणाम आ जाएंगे तो भूपेंद्र बघेल का उत्तर प्रदेश में जो योगदान हो सकता था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद गांधी परिवार उनके साथ क्या व्यवहार करेगा, दिस इज द डिफरेंट मैटर। तो डिफरेंट मैटर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो अब कांग्रेस के पास, या कह सकते हैं दोनों और मजबूत भी हो सकते हैं अगर इसको उल्टा सोचें ब्रजेश जी, कि जिस प्रकार से राजस्थान की हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की या भूपेश बघेल की, क्योंकि अब उनके पास, कांग्रेस के पास जो हम देख रहे हैं कि सरकारें जाती है तो चाय पिलाने के पैसे नहीं होते, कर्मचारियों की तनख्वाह तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में दोनों को अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि ठीक है भैया 5 साल अब तुम ही चलाओ। निश्चित तौर पर मनोज जी फर्क पड़ेगा कि जैसे अशोक गहलोत हमको देखे कि हमने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय नजर नहीं आए, तो जो क्षेत्रीय छत्रप है ना, फिर वो और पावरफुल हो जाएंगे। हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कमलनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हो। जो डिसीजन आपने यदि पंजाब में लिया है, तो पंजाब में जो डिसीजन लिया उसके 36 कांग्रेस प्लस 28 प्रियंका गांधी या राहुल गांधी उत्तराखंड के होंगे, या तो लिया था कि उत्तराखंड बना देंगे मुख्यमंत्री। तो एक जो दलित वोट बैंक को साधने की जो कोशिश की गई थी, वो कोशिश कहीं ना कहीं धूमिल हो गई। जो निर्णय लेने की हम बात कर रहे थे ना मनोज जी, कि कांग्रेस निर्णय लेने लगी है, उनका नेतृत्व निर्णय लेने लगा। तो अब ये निर्णय के बाद भी यदि पंजाब आप खो देते हैं, उत्तर प्रदेश में आप 0 पे आ जाते हैं या 2-4 सीट पे आ जाते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनके भरोसे होना पड़ेगी। और जो कांग्रेस में जो G23 के नेता थे, फिर आपको एक बार देखेंगे मुखर हो जाएंगे वो गांधी परिवार के खिलाफ। फिर आप कांग्रेस में बगावत भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने राहुल गांधी को भी देख लिया, आपने प्रियंका को भी देख लिया कि जो उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हुई, तो किस पर भरोसा होगा? तो कांग्रेस में फिर अंदरूनी जो गुटबाजी है ना, एक बार फिर आप उभर कर देख सकते हैं। ये नतीजे यदि जैसे एग्जैक्ट पोल में बता रहे हैं वैसे यदि परिणाम आए, तो निश्चित तौर पर आप कांग्रेस में उठापटक के आसार दिखेंगे। और वैसे इंडिया टीवी और CNX से तो ये कह रहा है कि बीजेपी को अपने दम पे बहुमत मिल सकता है गोवा में, 16 से 22 सीटें। NCP जो दमदारी से लड़ी, खाता नहीं खुल रहा। आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनको 2 ही सीट मिलती दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 4-5 सीटें जा रही हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि मनोहर पर्रिकर के जो बेटे ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्या वो चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। लेकिन जो जी न्यूज़ है वो ये बता रहा है उत्तराखंड के लिए कि BJC वोटर की 26 से 32 सीटें बीजेपी को मिल रही है। मणिपुर में बीजेपी को बहुमत दिखाई दे रहा है। जी न्यूज़ भी यही कह रहा है कि बीजेपी को वहाँ बहुमत मिल सकता है। उत्तराखंड जरूर ये कह रहा है, तो एक छोटे राज्य में। लेकिन प्रकाश जी, हमने देखा है कि छोटे राज्यों में हम तो गोवा या बाकी जगह छोड़ दें, या पंजाब के लिए जो कैप्टन अमरिंदर कह रहे थे कि अगर यहाँ हंग असेंबली बनती है तो वो सुरक्षा के लिहाज से खतरा होगा, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान की तरह से जिस प्रकार से ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो बीजेपी को एक नैरेटिव बनाने का मौका मिलेगा। और शायद बीजेपी की नज़र में भी ये होगा कि उनको ये भी पता था कि 22 में क्या हो सकता पंजाब में, लेकिन वो 24 का सोच रहे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, वो निश्चित सेना के आदमी रहे हैं, और पंजाब पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा वो प्रदेश है, आतंकवाद से पीड़ित रह चुका है। तो निश्चित तौर पे यदि वहां पर एक मजबूत सरकार नहीं आती है,
तो वो पंजाब के लिए भी नुकसानदायक है और देश के लिए भी दिक्कतदायक होगा। चाहे वहां पर आपकी बहुमत से सरकार बन जाए तो भी वो देश के लिए अच्छा होगा, पंजाब के लिए अच्छा होगा। चाहे वहां कांग्रेस की सरकार बन जाए, चाहे अकाली दल की सरकार बन जाए, लेकिन एक स्थिर सरकार पंजाब में होना बहुत जरूरी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस राय से आप बिल्कुल भी असहमत नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे नशे का एक बहुत बड़ा कारोबार चलता है, कई सारी चीजें और वहाँ पे ऐसी हैं जो कह सकते हैं कि देश के लिए भी, पंजाब के लिए भी नुकसानदायक है। और ऐसे में वहाँ पर जो पाकिस्तानी हरकतें हैं वो बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक स्थिर सरकार चाहिए और एक मजबूत सरकार होना चाहिए। अब पंजाब के लोगों ने जिसको भी दिया हो, पूर्ण बहुमत दिया हो, तो वो देश के लिए बहुत अच्छा है। और अगर वो बिखरा हुआ बहुमत रहा तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी कमजोर स्थिति होगी और उसमें कई बार केंद्र सरकार को मजबूत हस्तक्षेप करने पड़ेंगे। सरकार देखिए, हमने खिचड़ी वाली सरकारों को देश की जनता देख चुकी है। तो अब जितने भी बाद में चुनाव हो रहे हैं वो एक तरह से सरकारें पूर्ण बहुमत की ही आ रही हैं। खिचड़ी सरकारों से ऊब चुकी है जनता ने। लंबे समय तक देख लिया कि खिचड़ी सरकारें किस तरह से काम करती हैं, कैसे निर्णय नहीं ले पाती हैं, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, किस तरह से 5 साल तक टांग खींचते सरकार चलती रहती है। तो उम्मीद है कि पंजाब में भी इस तरह के कोई नतीजे नहीं आएंगे, क्योंकि लेकिन एक महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि वहाँ सरकार बनी है तो अभी स्थिर चल रही है, लेकिन लड़ाई झगड़े वहां से शुरू हो गए। इंडिया टुडे और एग्जिस्ट माय वो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें पंजाब में मिलती नजर आ रही। जो ब्रजेश जी में कह रहा था कि अगर जनता चेंज चाहेगी तो जैसा मैंने कहा था कि 80 के पार सीटें जाएंगी। तो अगर इसको माने हम सही, इंडिया टुडे और एक्सिस को, तो शायद वो एक नया वो ढूंढ रहे थे उनमें विकल्प, और इसके नतीजे बता रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस 31 अधिकतम और शिरोमणि अकाली दल को 7 से 11 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 1 से 4 सीटें बस। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, जो अब मैं प्रकाश जी भी कह रहे थे, कि जनता अब विकल्प को ढूंढ रही है। कि यदि उसने पंजाब में कांग्रेस को देख लिया किस तरह से गुटबाजी चल रही थी, और उसने इसके बाद देखा कि आपने अकाली दल का देख लिया किस तरह से नशे का कारोबार हो रहा था, जिस तरह से अमरिंदर सिंह टूट के गए कांग्रेस से, तो ये जो कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही थी, जो सिर फुटब्बल चल रही थी, मुझे लगता है उसकी वजह से कांग्रेस की तरफ जो वोटर जा रहा था उसका रुझान एक बार कोशिश हुई होगी, उसने सोचा होगा कि आम आदमी पार्टी पिछली बार ताकत के साथ आई थी, ये कहा जा रहा था कि सरकार बनाएगी, इस बार उसको भी आजमा के देख लिया जाए कि दिल्ली में कैसी सरकार चल रही है और पंजाब में किस तरह की सरकार देगी। तो ये जो विकल्प है ये सबसे बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए, कि उसका विकल्प ढूंढने लगी है जनता। कम से कम जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ढूंढ रही है, अकाली दल भी एक तरह से उसका विकल्प ही था। उत्तर प्रदेश में देखिए कि कांग्रेस साफ हो गई है, पश्चिम बंगाल में देखिए, आप अन्य राज्यों में भी देखिए। यदि गोवा की बात कर रहे हैं, पिछली बार सरकार बनाते बनाते रह गई थी। यदि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो वहां भी आप देख लीजिए, मणिपुर की बात कर रहे हैं तो आप परिस्थितियां देख लीजिए कि कांग्रेस का, अब कांग्रेस से जो इतने साल उसने राज किया उससे मोह भंग होता जा रहा है। या तो बीजेपी आपको वहां पे आती दिख रही है, या जो विकल्प के रूप में है, यदि कांग्रेस बीजेपी, जिस तरह पंजाब में बीजेपी विकल्प नहीं बन पा रही है या वो उतनी ताकत से नहीं लड़ती है वहां, तो आप देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान हुआ है। तो ये एक तरह से ये है एक संकेत, और आम आदमी पार्टी के लिए भी एक नया मौका होगा। अभी तक आप दिल्ली में जो सरकार दे रहे हैं मनोज जी, यदि पंजाब में आप सरकार बनाते हैं तो आप एक तरह से स्वतंत्र होंगे, उससे राज्य के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, दिल्ली में आपके पास पुलिस नहीं है, तमाम सारे जो केंद्र सरकार जो आप रोना रोते रहते दिल्ली में, वो रोना वहां नहीं रो पाएंगे, वहां आपको बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। तो आम आदमी की पोल भी है ना इस तरह से खुल सकती है, मतलब एक मौका दिया है पब्लिक में, एक राज्य में आप बेहतर करके दिखाएंगे तो हो सकता है कि आप दूसरे राज्यों में भी विकल्प बनने लगे। प्रकाश जी, एक और चीज हमने देखी, आम आदमी पार्टी ने जैसे वादे किए थे, उत्तराखंड है, गोवा की बात करें, हम पंजाब की बात करें, मुफ्त की जो बातें की थी, तो शायद उसका भी एक असर इसमें देखने को मिल सकता है। और उसको हम ऐसे ही मान सकते हैं कि भले जो बीजेपी बात कर रही थी कि करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रही थी, तो वो उन पार्टियों को भले वो जाहिर तौर पर ना कहें, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि ये स्कीम ऐसी है जो वोट में कन्वर्ट हो सकती है। तो शायद इसीलिए सारी पार्टियों ने इस प्रकार के वादे किए। प्रकाश जी, देखिए मनोज, मुझे लगता है कि अभी जो जैसा ब्रजेश कह रहे थे आपके बारे में कि पंजाब में यदि आप सरकार बना लेती है तो एक पूर्ण विधानसभा वाले राज्य में उसको पहली बार मौका मिलेगा। बिल्कुल, अब पहली बार मौका मिलेगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब पूर्ण विधानसभा है,
और अगर उसको वहां मिल जाता है तो वो दूसरे राज्यों में भी विकल्प बन सकती है। हम देखेंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत ताकत लगाई, गोवा में भी बहुत ताकत लगाई, लेकिन स्थानीय स्तर पे यदि आपके पास लीडरशिप नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए नेता हो सकते हैं, देश के लिए नेता नहीं बने। तो दूसरी बात कि वो पंजाब के लिए भी नेता नहीं है। वहां भगवंत मान को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। अब भगवंत मान पर वहां पर लोगों ने पिछली बार भी नेता बनाया था, लेकिन भगवंत मान पे वहां पर लोगों ने कितना भरोसा किया, क्योंकि पिछली बार के एग्जिट पोल में भी आपको बहुमत दिला रहे थे कहीं, बिल्कुल। और इस बार भी दिला रहे हैं, इस बार तो बहुत ज्यादा दिला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपने बहुत ताकत लगाई, संजय सिंह कई दिनों से वहां पे प्रयास कर रहे हैं। अब उसका एनालिसिस ऐसे करना चाहिए कि उन्होंने कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा और कितनी सीटों पे उनकी जमानत हुई और कितनी सीटों पे उनका वोट परसेंटेज क्या रहा। तो एक शायद क्योंकि उन्होंने जो गलती एक शुरुआत में कर दी सशक्त थी, जिस विकल्प मुलायम बनने सिंह के को लिए। अरविंद केजरीवाल गालियां देते थे, भ्रष्ट बताते थे, वो उन्हीं के शरण में चले गए उनके साथ। और बाद में भी जो उनके बयान आए कि अगर चुनाव में के बाद जरूरत पड़ी नतीजे के बाद तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो शायद ये एक ड्रॉबैक रहा होगा उत्तर प्रदेश के नजरिए से, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें। देखिए, मुझे दूर दूर तक ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी तो आप उसकी कोई मदद कर पाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी दूर तक के आप किसी ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आएगी जहां वो किसी सरकार की या किसी राजनीतिक दल की मदद कर सके। कांग्रेस की मदद कर सकती है। कि एक विकल्प के तौर पे पंजाब में आने के बाद शायद वो उभरे, लेकिन एक विकल्प के तौर पे उभरने के लिए जो राजनीतिक दृढ़ता चाहिए, जो राजनीतिक संकल्प शक्ति चाहिए। आप भारतीय जनसंघ को देखिए, 1952 में आजादी के बाद बना हुआ दल है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक अलग कलेवर के साथ सामने आया, उसे सत्ता में आने के लिए इतना 2014 तक इंतजार करना पड़ा बहुमत के साथ सत्ता में आने, जब उसके पास अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी नहीं थे। तो उन्हें एक अपने आप को एक मजबूत राजनीतिक दल में कन्वर्ट करने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है और कितने संकल्पित कार्यकर्ताओं की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। उसके बिना कोई भी पार्टी, एक सशक्त विकल्प की आवश्यकता हिंदुस्तान में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अलग एक तीसरा विकल्प और चाहिए। तो जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है, ये मजबूत विकल्प नहीं है। क्षेत्रीय दलों की सरकार जो है उसमें कई सारे घालमेल होते हैं और कई जगह वो कमजोर साबित होती है उनकी सरकार है। ये हमने भविष्य अतीत में देखा है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि लगातार 2 चुनावों में जब एक बार देश ने फिर से बहुमत की सरकार देखी है, तो देश अब फिर गठबंधन की सरकारों की तरफ नहीं जाएगा। तो ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी का किसी को विकल्प बनना है, कांग्रेस चूंकि अब विकल्प नहीं बन गई, कांग्रेस अब स्वाभाविक तौर पे इतनी सशक्त नहीं है कि अपने दम पे केंद्र में सरकार बना ले। तो किसी दूसरे दल को इतनी मजबूती के साथ खड़ा होना, पूरे देश में उसकी स्वीकार्यता होना, लोगों में उसका भरोसा होना, एक लंबा अरसा चाहिए उसके लिए। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता कोई है कि उस दूसरा दल लंबे भी नहीं है अरसे के लिए क्या ना आप प्रकाश जी, तैयार हैं? जिसका नेता क्या ऐसा आप हो कि देश को पूरे अगर एक राष्ट्रीय बड़ा स्तर पर राजनीतिक जिसकी विकल्प बन पहचान हो सकती है? और जो विकल्प बन सके, वैसा कोई नेता तो हम छोटे दलों में भी नहीं देख पा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर इतनी व्यवस्था कर सके या जिसके छाते के नीचे सब एक हो जाएं। देखिए ब्रजेश जी, देश में इंदिरा गांधी के समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, लंबे समय तक वो एकमात्र देश की नेता नहीं, वही परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां थे इस समय नरेंद्र मोदी के समय है कि नरेंद्र मोदी जैसा दृढ़ नेता दूसरा और कोई अभियान देश में नहीं है जिसपे लोग भरोसा करके उसके पास जा सके। तो मुझे लगता है अब राहुल गांधी, जब हम कांग्रेस को सामने खड़ा करते हैं तो वहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेच्योरिटी क्या है, ये चाणक्य का जो सर्वे बता रहा है तो बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो एक खुद विकल्प बनने के लिए एक लंबी शुरुआत करना पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को देश में पहचान का संकट नहीं है, कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का संकट नहीं है, कांग्रेस को नेता का संकट है, कांग्रेस को अपनी कार्यशैली का संकट है, कांग्रेस को अपने नेताओं के बीच जो यादवी युद्ध हो रहा है उसका संकट है। तो कांग्रेस इन संकटों से निपटे और कांग्रेस को इन संकटों से दूर ले जाके जनता के बीच में उसकी विश्वसनीयता फिर से बना सके, ऐसा कोई नेतृत्व, अब वो गांधी परिवार से नहीं आने वाला। बिल्कुल। जब गांधी परिवार से वो नेतृत्व नहीं आएगा तो गांधी परिवार के बाहर तो कांग्रेस किसी को स्वीकार ही नहीं कर रही है। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं, बड़ा दिलचस्प बात है ये कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अगर दूसरी बार बीजेपी को बहुमत मिल रहा है 3 दशक बाद, क्षेत्रीय दल खारिज हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में राष्ट्रीय दल पिक्चर से बाहर हो रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, और आम आदमी पार्टी जैसा क्षेत्रीय दल अगर अपना स्थान बना रहा है, तो इस पैटर्न को भी समझने की ज़रूरत है कि वो क्या कारण है कि क्षेत्रीय दल एक जगह आप खारिज कर रहे हैं
और एक जगह आप उनको सत्ता दे रहे हैं। देखिए मनोज जी, पंजाब का मैटर अलग है। पंजाब में बीजेपी इसलिए सरवाइव नहीं कर पाई, एक तो वो अकाली दल के साथ चलती है, वो हिंदुओं को लेकर चलती है। यदि वो आप वाली स्ट्रेटजी वो अपनाती ऐसी स्ट्रेटजी तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कारगर होती। लेकिन आम आदमी पार्टी इसलिए वहाँ पे हम देख रहे हैं कि विकल्प के तौर पर बन रही है, या पिछली बार भी जो कह रहे हैं हम चर्चा हुई थी उसकी कि वो सरकार बना रही है, बना पाती है नहीं बना पाती है अलग बात है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस और अकाली दल ही रहे हैं आमने सामने। इस बार कांग्रेस में टूट हुई है तो उसका ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा दल विकल्प हो जाए, क्योंकि अकाली दल को भी वहाँ की जनता देख चुकी है। और जो नशे के कारोबार पे जिस तरह से अकाली दल पे भरोसा उठा था पिछली बार, जिस तरह से वो सत्ता से बाहर हुई थी, तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पे भरोसा किया था वापस आके, तो बीजेपी वहाँ विकल्प नहीं बन पाई थी। बीजेपी हमेशा वहाँ बी टीम के रूप में काम करती रही है। इस बार भी यदि बीजेपी उस तरह से खुलकर वैसे नहीं आई मैदान में कि खुद अकेला लड़े, कैप्टन के पीछे दिखी, हमको लगा कि कैप्टन के पीछे रहेगी और कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऐसा कर जाएगी वो कि उसके भावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन फिर भी आज भी देखें तो हम कांग्रेस वहां मजबूत है, कांग्रेस को आप वहां खारिज नहीं कर सकते, खासकर पंजाब में मनोज जी। बाकी राज्यों में आप कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की जो बात है, बीजेपी जिस तरह से हमने देखा पश्चिम बंगाल में वो तेजी से पहुंची, वैसा चुनाव लड़ते हुए हमें ना पंजाब में नहीं दिखी वो, ना पंजाब में उसको संघर्ष करते हुए दी। पंजाब में हमेशा वो पीछे रही है, चाहे अकाली दल के पीछे हो, चाहे इस बार कैप्टन जो आप कह रहे थे, जो प्रकाश जी ये भी कह सकते हैं कि जब तक कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। जी मनोज एक सेकंड रोकूंगा। जो ब्रजेश जो सवाल कह रहे हैं कि पंजाब में ऐसा नहीं करते, कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं बन सकेगी। पंजाब की राजनीति पूरी तरह अलग है और वहां पर जो है बहुमत सिखों का है, और बीजेपी की एक जो पहचान है, व्यापक पहचान है, उसको अगर हिंदू सिख जो है अपने आप को हिंदू मान के व्यवहार करेंगे तो वो बीजेपी को सहन करते हैं। और यदि वो अपने आप को सिख मानेंगे और हिंदुओं से वो करेंगे, वो वहां पर वैसी राजनीति है हिंदू और सिख, लेकिन वो वर्सेस में नहीं है। हिंदू भी सिखों के साथ जाते हैं, सिख हिंदुओं के साथ नहीं आते। वहां पर किसी भी शिरोमणि अकाली दल को हिंदू वोट कर सकता है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के लोग या वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी पहचान एक हिंदूवादी पार्टी के तौर पर स्थापित है प्रदेश में। तो पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक नंबर पे नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे बहुसंख्यक वर्ग जो है वो सिख मतदाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां की किसी स्थानीय पार्टी के साथ संपर्क रख के अपना को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहां लोकसभा की हमेशा उसको 2-3-4 सीटें मिलती रही। बिल्कुल, मतलब कोई अच्छी उसकी विपरीत परिस्थिति नहीं हुई। तो उसको हम देख रहे हैं फिरोजपुर सीट लंबे समय से बीजेपी जीत रही है। तो उसका कारण ये है कि वहां पर दूसरा सिख ज्यादा है। तो ये संख्या को समझना पड़ेगा। वहां पे जो धार्मिक और जाति चरित्र है पंजाब का, उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी नंबर 1 की दौड़ में नहीं आएगी। न भारतीय जनता पार्टी वहां स्वतंत्र रूप से सरकार बना पाएगी, देश के बाकी सब राज्यों में चली जाएगी, लेकिन पंजाब का मामला एक अलग है। लेकिन प्रकाश जी अगर एक और सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हम देख रहे हैं कि अगर लगातार बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आ रही है, समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है, तो बीजेपी के लिहाज से तो बीजेपी के नज़र में अब बाकी राज्यों पर होगी, जो खासतौर से साउथ के कर्नाटक के बाद, कि केरल में उन्होंने दमदारी से चुनाव लड़ा, आंध्र प्रदेश में वो गठबंधन कर सकते हैं, या तमिलनाडु में गठबंधन में गए थे, लेकिन वो अपने दम पर जा सकते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि वो क्षेत्रीय दलों का जो उभार था, और जहां पर हमने देखा कि जहां कांग्रेस से उनका मुकाबला था, कांग्रेस को वो हरा देते थे, लेकिन क्षेत्रीय दल उन पर भारी पड़ते थे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के नतीजे अगर जो एग्जिट पोल बता रहा अगर यही रहे, तो बीजेपी के लिए एक नई संभावना खुलती दिख रही है, और बसपा के लिए सबसे ज्यादा खतरे की चीज है। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एक अलग स्वाभाविक अंतर है। वो चाहे कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत एक लंबे समय बाद एक दक्षिण राज्य में प्रवेश कर पाई कर्नाटक के अंदर, तो कर्नाटक में कई सारे कारण हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीय अस्मिता वाली बात है वो उत्तर भारत में इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि हम देखते हैं दक्षिण के अंदर। तो दक्षिण के अंदर तो लंबे समय से कांग्रेस का जो एक तरह से सफाया हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा प्रभुत्व नहीं था, तब भी तमिलनाडु से 84 के बाद कांग्रेस कभी तमिलनाडु में पैर नहीं धर पाई या कोई मजबूत नहीं हो पाई। आंध्र प्रदेश के अंदर तो हमने देखा था 84 में भी राजीव गांधी के समय जब बहुत ताकतवर थे, तब भी वहां पे एनटी रामाराव का प्रभुत्व कायम था, या आंध्र प्रदेश के अंदर। और कर्नाटक जरूर कांग्रेस का राज्य हुआ करता था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे एक सशक्त विकल्प के तौर पे खुद को उभार के और अपने आप को मजबूत किया। तो मुझे लगता है कि
जो हम जिस तरह की बात हम पंजाब के बारे में कर रहे हैं, ऐसे ही आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब के एक अलग अलग आइडेंटिटी है, एक अलग अलग जातिगत समीकरण है, धार्मिक समीकरण है। और हिंदुस्तान में बिना इन समीकरणों की बात किए हुए किसी खास मुद्दे पे, जैसे हम मान लो विकास की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया। खास करके हम देखेंगे कि सड़क परिवहन में, या इसमें हम देख रहे हैं कि अभी आप शौचालय की बात करें, नल जल योजना है, तमाम सारी हवाई उसमें देखेंगे तो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई साहसिक फैसले लिए हैं, वो कई अच्छी चीजें हो रही है। लेकिन हम इन पे बात करके वोट नहीं देंगे, हम इस पे बात करके नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे कि नरेंद्र मोदी ने ये काम अच्छा किया इसलिए हमें इसको वापस लाना चाहिए। तो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को वहीं लौटना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि बाकी सारे दल जाति की राजनीति करेंगे तो बीजेपी के पास चारा ही नहीं है कि वो बिना धर्म की राजनीति के, बिना हिंदुत्व की बात किए हुए चुनाव लड़े। क्योंकि अगर जब आप सब दूसरे दल जाति में बांटेंगे तो कांग्रेस, बीजेपी की ये मजबूरी है कि वो लोगों को हिंदू बना के वोट कराए। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी चाह के भी विकास की बात नहीं करेगी। सरकार में आने के लिए उसे हिंदू ही बनाना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थितियां हैं कि हिंदू फिर हिंदू होना पसंद करता है। मतलब अगर जब वो ये दो देखता है बार कि विकास केंद्र भी हो के रहा है अंदर और बहुमत से हिंदुत्व की सरकार बात आ भी हो रही है, ज्यादा वोट परसेंटेज के साथ आ रही है, तो निश्चित तौर पे देश का हिंदू हिंदू हुआ। क्योंकि मुस्लिम वोट तो किसी कीमत पे वो 2-5% भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाए, भूले भटके, तो बात अलग है। लेकिन हम सब जानते हैं, मुसलमान भी तो इन जानते हैं कि नतीजों को उन्हें देख के हम कह भारतीय सकते हैं कि भले हमको जाहिर तौर पर नहीं लगा कि पोलराइजेशन हुआ है, लेकिन पहले दूसरे चरण छोड़ दें तो जब जातियों बटे उस वोटर ने देखा होगा, पोलिंग बूथ पे जो लाइनें देखी होंगी एक वर्ग विशेष की, उनके कपड़ों के हिसाब से जब पहचान की होगी, तो शायद वो जाति छोड़ के हिंदू बना, और जिसका रिफ्लेक्शन हमको इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा ये है। देखिए, हालांकि नतीजे क्या होंगे 10 तारीख को पता लगेंगे। जब आपके दिमाग में एक बार आप हिंदू हो चुके हो तो निश्चित तौर पे वो रिएक्शन क्रिएट करेगा। जब एक बार, 2 बार, 3 बार आप हिंदू बन के वोट डाल चुके हो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, तो जब ऐसी नौबत आएगी आपको दिखेगा, तो आपको पिछली जो बातें याद आएगी, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल याद आएगा, उस दौर के अंदर जो लोगों की परेशानियां थी वो याद आएगी, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा वापस हिंदू में। ये हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। ये जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तब फिर हम एनालिसिस करने बैठेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिसको भी बहुमत मिल रहा है क्यों मिल रहा है, और जो हार रहा है वो क्यों हार रहा है। लेकिन एग्जिट आज पोल जो तो बता दिख रहे रहा हैं है कि उसके जातियों आधार का पर मैं चक्रव्यूह कह से सकता हूं निकला कि है निश्चित तौर मतदाता। पर कई चीजों का रिएक्शन हुआ होगा। एक डायरेक्ट, आपकी आवाज नहीं आ पा रही प्रकाश जी। चलिए, चूंकि अब हम कह सकते हैं कि इस एग्जिट पोल के बाद अब नतीजे 10 तारीख को जो भी हों उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, और 10 तारीख का ही इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं इसमें बीजेपी के लिए भी खुशखबरी है, इसमें कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी है कि पंजाब जा रहा तो उत्तराखंड आ सकता है। बीजेपी के लिए खुशखबरी है कि ठीक है कि अगर वो 3 राज्यों में अपनी सरकार बचाने में अगर वो कामयाब हो रहे हैं, और कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी इसमें कह सकते हैं कि ठीक है कि अगर पंजाब जा रहा तो उत्तराखंड आ रहा। आम आदमी पार्टी के लिए भी खुशखबरी हो सकती है कि अगर गोवा में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पंजाब उनके हाथ आता नजर आ रहा है। बहरहाल जो कुछ होगा 10 तारीख को हम फिर मिलेंगे सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।